नासिर हुसैन, आप सबका एनएच एकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालें। हेडिंग यहाँ पर ये रहेगा कि ब्रिटिश विजय, यहाँ पे आप लिख लें ब्रिटिश विजय के समय में भारत की स्थिति। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले आप यहाँ पे हेडलाइन मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखे ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, और इंग्लिश में लिख लीजिए आप इंडियाज पोजिशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंडियाज पोजिशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। चलिए अब हम शुरू करते हैं यहां से। ये आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया था इसी टॉपिक पे, इसी हम लोग चैप्टर का, हम लोग इसी अध्याय के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि पहले मैंने बता दिया था कि ब्रिटिश विजय के समय में भारत की स्थिति में सबसे पहले हमने देखा था कि मुगलों का डिक्लाइन, मुगलों का पतन काल कैसे शुरू हो जाता है। फिर उसी के क्रम में हमने देखा था बंगाल को और अवध को। उसके बाद हम हैदराबाद को देखें कि वो बंगाल से कैसे कैसे अलग हो जाता है। फिर हमने देखा था कि वो स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट था, जैसे मैसूर था, केरल था, उस चीज को मैंने पिछले वीडियोस में मैंने क्लियर किया था। आज हम लोग यहां से फिर अगले पार्ट शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम लोग अगले अध्याय या फिर चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तभी आपको एक बेहतर ढंग से आप समझ में आएगा। क्योंकि ये जो बिल्कुल एक तरह से आप समझ लो ना, बिल्कुल ओवरव्यू है, जो कि एक मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब हम आगे बेहतर ढंग से तभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर पे जो हमने अभी जो पढ़ने वाले हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में जब हमने देख लिया था, उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश के टाइम में इंडिया में क्या हो रहा था। जबकि दूसरी साइड अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू को हम देखें, तो दूसरे पहलू में यह था कि धीरे धीरे अंग्रेज भी अपना जो विस्तार है, साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ा रहा था। हम सिर्फ अंग्रेजों के टाइम में हम हिंदुस्तान में देखे थे, मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जो रूलर्स था, जो शासक है, वो कैसे कैसे आपस में टूट रहा है। कोई टूट रहा है तो कोई बड़ा होता जा रहा है। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं नवीन राज्य, न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स में वो राज्य या फिर वो साम्राज्य था जो कि मुगलों के विरुद्ध अपना पैर पसार रहा था, जो कि अपना जो एम्पायर था वो एक्सपेंशन या फिर विस्तार की तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ जहां पर मुगल कमजोर हो रहा था, उसी तरफ जो न्यू स्टेट्स थे, उसमें खासकर स्पेशल अगर मैं बात करूं मराठा की, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं न्यू स्टेट्स में, नवीन राज्यों में अगर हम देख लें, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मराठा को। आप सब जानते हैं जैसे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसी टाइम पर शाहू को, किसको, शाहू महाराज, जो कि मराठा साम्राज्य के एक रूलर रहता, जो कि 19 साल तक मुगलों को जेल में एक सम्मान पूर्वक विद रेस्पेक्टेड के साथ उसको रखा जाता है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो शाहू को 1707 में रिलीज कर दिया जाता था। उस वक्त में रिलीज कर दिया गया था, जो कि 19 साल तक वो कैद में था। अब उसके कदम में क्या होता है, क्योंकि अब हम मराठा वापस आ जाते हैं। ये दिल्ली में था, मराठा में जिस टाइम पे इसको रिलीज कर दिया जाता था, तो उस टाइम पर क्या था कि जो ताराबाई, जो कि शाहू की कौन थी, ताई थी, और उसका चचेरा भाई जिसका नाम शाह था, वो उनसे क्या होता, पारिवारिक झगड़ा चलते आ रहा था, जहां की ताराबाई और शाह जो है किसको, शाहू को हराने की कई बार कोशिश की। लेकिन 1714 में फाइनली शाहू जो है ताराबाई और चचेरे भाई को हरा देता है। किसकी मदद से, वो रहता है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो है शाहू का साथ देता है 1713 में। तो चल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ, 1713 में क्या करता है, बालाजी विश्वनाथ को शाहू क्या पेशवा बना देता है। पेशवा शुरुआत में एक पोस्ट था, लेकिन धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली पोस्ट मराठा में देखने को मिलता है। ये जो पहला पेशवा या फिर प्रधानमंत्री की पोस्ट में बना दिया गया था, क्योंकि जो शाहू था उस वक्त वो प्रशासनिक व्यवस्था या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो तो बहुत टाइम तक जेलों में था, मुगलों के कैद में था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था, वो सक्षम नहीं था कि वो पूरा मराठा को चला सके। इसलिए बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया, और पहला पेशवा ही बालाजी विश्वनाथ बना था। आपको एक सवाल यहां पर यह रखना है कि पहला पेशवा मराठा का कौन बना था, बालाजी विश्वनाथ बना था। किसके टाइम पर बना था, वो शाहू महाराज के टाइम पे बना था, या कब बना था, 1713
1713 में बना था। तो ये बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से ताराबाई और शाह को यहां पर हटा देता है। तो एक हिसाब से जो मराठा है अब आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पारिवारिक झगड़ा यहां पर खत्म हो जाता है 1714 में, याद रखना है। अब यहां देखते हैं कि 1719 में क्या होता है कि सैयद बंधुओं के फलस्वरूप शाहू को वैध शासक के रूप में मुगल अब मान्यता मिलती है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा बहुत आगे बढ़ जाता है कि सैयद बंधु आप सब जानते हैं कि वो किंग मेकर के नाम से जाना जाता था, कि 1719 में जो फर्रुख शेर को मुगल का शासक बनाने में इन्हीं का हाथ रहता है। फिर इन्होंने ही, ये दोनों भाई ने ही मिलकर के फर्रुख शेर को पोस्ट से हटाता है, वो हमारे बात की बात है। चलिए इंग्लिश में भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, सैयद बंधु के फलस्वरूप जो है शाहू को वैध शासक जो मान्यता है, जो वो मिल गई थी, अप्रूवल मिल गई थी मुगलों की तरफ से, तब मिली थी जब इन लोगों ने क्या किया, मुगलों को 6 प्रांत या फिर 6 प्रोविंसेस को इन लोग जीत लेते हैं मराठा लोग। वो 6 में से कौन कौन सा, जैसे बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकोंडा, औरंगाबाद और खानदेश, ये सब मराठाओं का हाथ लग जाता है, जिसमें कि पूरा कंट्रोल मुगलों का रहता है। तो जैसे ही इस पे ये जीत जाता है तो इसमें ये अप्लाई कर देता है, इम्पोज कर देता है टैक्स। एक टैक्स का नाम था चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार। मराठा जो है इन 6 प्रांतों में अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये सरदेशमुखी क्या होता था, देखिए मराठों का टाइम पर 2 टैक्स हुआ करता था। एक टैक्स चौथ जो कि पूरा मराठा साम्राज्य जो था उसमें अप्लाई करता था, और सरदेशमुखी वो था जो कि दूसरे अदर जो राजाओं से जो राज्य छीन लेता था उन लोगों पर चौथ प्लस सरदेश मुखी जो अप्लाई करता था, मतलब टैक्स लगा दिया जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं, मराठास गॉट द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी इन 6 प्रोविंसेस से। अब हम लोग देख लेते हैं इस टाइम पर अब क्या होता, मुगल शासक फर्रुख शेर की सेवा में अब यही शाहू के टाइम पर ही क्या होता है, ये जो फर्रुख शेर है तो ये इसको तो हरा देता है इन सब सारी चीजों को, लेकिन मुगलों का जो दक्कन में सम पार्ट ऑफ गुजरात, कुछ पार्ट था इसका मध्य प्रदेश का, और कुछ हैदराबाद में, जो कि अलग दूसरों अंग्रेजों से साथ में अलग अलग राज्यों से लड़ने के लिए फर्रुख शेर की, जो कि मुगल शासक रहता है, यही शाहू महाराज ने मदद किया। उसका 15,000 मिलिट्री उसके मदद के लिए भेजा गया, और साथ में गिफ्ट के तौर पर, एनुअल गिफ्ट के तरफ से 10 लाख रुपए भेंट किया था। इन सब के बदले में, इन सब जगहों पे जो चौथ और वो सरदेश मुखी जब उसने इम्पोज कर दिया तो इन सबको के बदले में उसे 15,000 सेना की मदद भेजी फर्रुख शेर को, और साथ में वार्षिक भेंट के रूप में कितना 10 लाख रुपए भी एनुअल गिफ्ट दिया गया था फर्रुख शेर को शाहू महाराज के टाइम पर, जो कि बालाजी विश्वनाथ कहते हैं, उसी के नेतृत्व में मराठा आगे बढ़ रहा था। अब क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में हो जाती है। ये मरने से पहले एक काम करते हैं कि सैयद बंधु की मदद से और बालाजी विश्वनाथ दोनों मिलकर क्या करते हैं, फर्रुख शेर के मुगलों के पोस्ट से शासक के रूप से उसे हटा देता है। उसके बाद फिर वहां पे रफीक उद दर्जात और रफीक उद जो दौला है उनको मुगलों का शासक के रूप पर बनाता है। इसी के टाइम पर ही किसको होता है, फर्रुख शेर को पोस्ट में हटा देता है बालाजी विश्वनाथ और कौन मिलकर, सैयद बंधु मिलकर के। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जब इसके मृत्यु के बाद अब जो अगला पेशवा बनता है वो रहता है बाजीराव प्रथम, जो कि मूवी आई भी आपने देखा होगा। बाजीराव प्रथम के टाइम पर क्या होता है कि मराठा का साम्राज्य बहुत हद तक बहुत ज्यादा फैल जाता है, और उसका फिर आगे जो है बालाजी बाजीराव आगे बढ़ाता है। अब हम लोग देख लेते हैं बाजीराव के बारे में। पेशवा का पोस्ट जो 1720 में वो मतलब एक तरह से शपथ लेता है जब उसके पिताजी की मौत हो जाती है बालाजी विश्वनाथ के। अब क्या 1728 में 8 साल के बाद क्या कर देता है, मालाबार, गुजरात के इन सब जगहों पे ये कब्जा कर लेता है, इन सब जगहों को जीत लेता है। इनके जीतने से साथ में क्या होता है कि 1733 में जंजीरा सिद्धियों के खिलाफ अभियान चलाता है, उसमें वो कामयाब रहता है। कैंपेन अगेंस्ट जंजीरा सिद्धिस के खिलाफ इसमें भी कामयाब रहते, और साथ में 1737 में दिल्ली पर छापा या फिर रेड ऑन दिल्ली, जब दिल्ली पर ये छापा मारता है इसमें भी कामयाब रहता है। तो इससे
इससे इस बात का डिसाइड हो गया कि पूरे भारत में, लगभग सेंट्रल भारत में, केंद्र में अब मराठाओं का भी अब सिक्का चलने लगा। अब उस पर वो कब्जा कर लिया। इसमें इसका क्या हो गया, लगभग एक कंट्रोल इसमें पा लेते हैं। और विस्तारवादी साम्राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला पेशवा जो है किसका, बाजीराव प्रथम को दिया जाता है। अचीव्ड एक्सपेंशनिस्ट अंपायर स्टेटस अगर किसी को मिलता है वो बाजीराव प्रथम को मिलता है। और फिर इसकी मृत्यु जो बिल्कुल एग्जैक्टली 20 साल के बाद, जब से वो पेशवा का पोस्ट में जब वो आते हैं उसके एग्जैक्टली 20 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1740 में। अब उसके बाद फिर इन्हीं बाजीराव प्रथम का जो बेटा रहता है, इसे हम बोलते हैं बालाजी बाजीराव या फिर नाना साहेब के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक वफादार बेटों में से साबित हुआ था किसका, बाजीराव प्रथम का, क्योंकि इसके भी टाइम पे बहुत हद तक मराठा साम्राज्य क्या हुआ था, विस्तार किया था। एक्सपेंशन बहुत तेजी से इसके भी साथ में हुआ था, सबसे ज्यादा इसके टाइम पर हुआ था। फिर यहां से ये आगे बढ़ाता है। अब आ जाता है हम लोग तीसरे नंबर का पेशवा, ये था दूसरे नंबर का। बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा थे और बाजीराव प्रथम सेकेंड पेशवा थे, और बालाजी बाजीराव जो थे वो तीसरा पेशवा थे। यहीं तक पेशवा, जैसे कि मुगलों का हम औरंगजेब तक का हम देखते हैं कि मुगल क्या करते हैं, आगे बढ़ता है। उसी हिसाब से बालाजी के टाइम तक ही ये मराठा बहुत हद तक आगे बढ़ता है। लेकिन जब 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, फिर मराठा का जो मनोबल है गिर जाता है हर एक रूप से, जब वो तीसरी लड़ाई हार जाते हैं पानीपत की। अब आ जाते हैं आपके पेशवा का जो पद था वो 1740 से लेकर के 1761 तक लेते हैं। अरे मैंने बोला अभी 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई तक। फिर राजा शाहू, इसी के टाइम में क्या हो जाता है, बालाजी बाजीराव के टाइम पे जो शाहू जो थे, शाहू महाराज, उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होने के बाद वो 1749 में हो जाता है, 1749 में, तो वास्तविक और व्यवहारिक शासक या फिर, अच्छा लिख लीजिए यहाँ पे, वास्तविक और व्यवहारिक या फिर रियल में और प्रैक्टिकल जो रूलर जो बन जाते हैं कहां, मराठा का, तो वो बन जाता है बालाजी बाजीराव। अब एक हिसाब से समझ ले कि अब यहां से यूं समझ ले कि प्रधानमंत्री का पोस्ट था पेशवा, और प्रेसिडेंट का पोस्ट मान लीजिए शाहू महाराज को। एक हिसाब से, हालांकि हमारे देश में जैसे क्या होता है कि एक पोस्ट सिर्फ किसका रहता है, प्रेसिडेंट का रहता है। उसी हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एक हिसाब से सरकार चलाते रहती हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया को हम किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं। इसीलिए ये जरूर था, लेकिन उसके पीछे का जो शक्ति जो मराठा को आगे बढ़ा रहा था, वो पेशवा लोग आगे बढ़ा था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो रियल रूरल और प्रैक्टिकल जो रूलर या फिर शासक रहता है वो बन जाता है बालाजी बाजीराव। अब हम आगे देख लेते हैं। इसी के ही टाइम पर पेशवा का जो मुख्यालय है पूना में ट्रांसफर कर दिया गया। और जब ये कर दिया गया तो जैसे हमने देखा कि जब दिल्ली में लगभग ये इसी के टाइम में क्या हो जाता है, गुजरात का हो गया, आपका बुंदेलखंड का हो गया, और कुछ पार्ट जो है महाराष्ट्र का पार्ट वो हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, कुछ पार्ट जो है गुजरात का, उसमें ये कब्जा कर लेता है। तो इस बात से डिसाइड हो जाता है कि अब पूरे जो केंद्र रहता है सेंट्रल भारत में, अब मराठाओं का ही बोलबाला आ जाता है। इसी के टाइम पर ये क्या कर लेते हैं कि इमाद उल मुल्क जो क्या कहते हैं, मुगल दरबार में वजीर के पोस्ट पर इन्हीं के ही कहने पर तो नहीं रहता बिल्कुल, हालांकि साइलेंट मोड में रहता है। रियल जो शक्ति रहती है इन्हीं के ही इशारों पर क्या होता है, मुगल में वजीर के पोस्ट पर बना दिया जाता है इमाद उल मुल्क को। याद रखिएगा, इमाद उल मुल्क जो है किसने वजीर बनवाया था मुगलों के टाइम पर, वो था किसका, बालाजी बाजीराव के ही टाइम पर। और जो रियल एक हिसाब से मुगलों का जो बैकग्राउंड जो ताकत है कहीं न कहीं पेशवा के ही हाथ में आ गया था। जब वो दिल्ली जीत गया तो अब वो आगे बढ़े। आगे कब बढ़ेंगे, वो ऊपर की तरफ जाएंगे। अब कहां से, आप सब जानते हैं कि ऐसा यहां पर है, जो मराठा जब तक यहां तक आ गया तो यहां पर पंजाब है इस साइड पे, तो वो आगे पंजाब की तरफ बढ़ा। कहीं न कहीं ये जो उसका जो स्टेप था कहीं न कहीं ये गलत साबित होता, इतना गलत साबित होता है कि मराठा जो है यहीं से फिर उसका डिक्लाइन होना भी कहीं न कहीं शुरू हो जाता है। 14 जनवरी 1761 पे अगर पंजाब में जो अहमद शाह अब्दाली
के कहने पर जो कुछ लोग थे जो कि शासक कर रहा था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान वापस चला जाता है, तो अफगान और मराठों का बीच का जो एक लड़ाई, जो बैटल का जो बुनियादी शुरुआत होता है वो 1761 से शुरू हो जाता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से। अब ये हो जाता है क्या, यहां पर अफगान और मराठा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो मराठा की तरफ से सेनापति के रूप में कौन रहता है, विश्वराव, जो कि बालाजी बाजीराव का बेटा रहता है, और वहां पर सदाशिव राव भाऊ, जो कि बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई रहता है, एक तरफ रहता है, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली रहता है। तो दोनों के बीच में इस हिसाब से लड़ाई होती है यहां पर कि विश्वराव और ये सदाशिव राव की मृत्यु हो जाती है इस लड़ाई में, और मराठा के लगभग 28,000 सेनाओं की इस लड़ाई में मृत्यु हो जाती है। इस बात की खबर जब बालाजी बाजीराव को जब पहुंचती है तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते हैं, उसको सदमा इस हद तक लग जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जो पूरा ऑल इंडिया में जब उसकी जो एम्पायर जो फैलने वाला था, जो सपना था, वो यहीं से टूट जाता है, क्योंकि जो बालाजी बाजीराव है, इसका सपना टूट जाता है, और यहीं से फिर सिकुड़ना, जहां से मराठा एम्पायर आगे बढ़ा तो वहीं से फिर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें जब हो जाता है तो उसी हद तक अफगान का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके पारिवारिक जो लोग हैं अफगानिस्तान में रहता है, वहां पर परिवार की इसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ में अफगान का जो अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था कि जो लोग थे, इसके जो सेना में लोग थे, वो 2 साल तक उसको सैलरी नहीं दी थी, तो उन्हीं के लोग ही इसके खिलाफ क्या होता मोर्चा खोल देते हैं, जिसके वजह से अहमद शाह अब्दाली को भी अफगानिस्तान लौटने पर मजबूर हो जाता है। तो तीसरी जो युद्ध होता है पानीपत का, इस बात का कोई फैसला नहीं करता है कि अब पूरे भारत में राज कौन करेगा, बल्कि ये नहीं था कौन नहीं करेगा। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों की यहाँ पे लड़ाई हुई थी, दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब वैसा कोई शक्तिशाली कोई शासक या फिर रूलर या फिर कोई एम्पायर साम्राज्य नहीं बचा था कि पूरे ऑल इंडिया पर यहाँ पे कब्जा कर सकता है। एक अब यहाँ पे करेगा तो एक ही करेगा, अंग्रेज करेगा। अब फिर हम लोग अगला पेशवा को देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ है। आगे की तरफ देख लेते हैं कि माधव राव 1761 में चौथा और आखिरी पेशवा बनता है। माधव राव नाना फडणवीस की मदद से, नाना फडणवीस जो है एक मिनिस्टर रहता है मराठा का, जो कि इन्हीं की मदद से माधव राव 11 वर्षों तक सफल ये राज करता है और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने में सफल रहता है 11 वर्षों तक। और 1761 में क्या होता है कि मराठों की मदद से शाह आलम जो मुगल शासक बनता है, मराठास हेल्प टू बिकम शाह आलम मुगल एम्पायर, जिसके वजह से हालांकि इनडायरेक्टली इसमें जो पावर जो ज्यादा रहता है वो मराठों का रहता है, ताकि कि शाह आलम सिर्फ क्या एक चेहरा था जो कि मुगलों का एक शासक बना था। उसके बाद क्या होता है कि माधव राव को समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 1761 में जब पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है उसमें मराठों के बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उसके नुकसान के बाद जो लगता है ऐसा कि जो माधव राव है नाना फडणवीस की मदद से वो मराठों को बहुत हद तक आगे बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। जब माधव राव की मृत्यु हो जाती है तो एक बुरा टाइम मराठों के लिए शुरुआत का टाइम शुरू हो जाता है। और प्रीमेच्योर डेथ ऑफ माधव राव की जब मृत्यु हो जाती है तो पेशवा नियंत्रित मराठा 5 स्वतंत्र राज्यों में विघटित हो जाता है, या फिर पेशवा कंट्रोल्ड मराठा 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड। जैसे मुगलों के साथ हुआ, जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो मुगल है टूट जाता है, उसी हिसाब से जैसे ही माधव राव की डेथ होती है तो मराठा है ना 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में टूट जाता है। वो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला था बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले और साथ में इंदौर में होलकर, और ग्वालियर में सिंधिया और पूना में पेशवा। सिर्फ पूना में ही पेशवा एक मजबूती के रूप में देखने को मिलता है, बाकी इन सब जगहों पर मराठों का ही कंट्रोल था। जैसे ही माधवराव की डेथ होती है ये सब आजाद हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा अगर पावरफुल अगर देखने को मिलता है वो है ग्वालियर में सिंधिया। इन ग्वालियर में
महादजी सिंधिया जो है वो क्या करता है, वो ज्यादा ताकतवर रहता है और वो दिल्ली पर अपना कंट्रोल पा लेता है। तो जब महादजी जब दिल्ली पे कंट्रोल पा लेता है और जैसे ही ये दिल्ली पर अपनी सत्ता को स्थापित कर लेता है, तो ये क्या करता है कि दिल्ली के आसपास के राजपूतों को और होलकर नाना फडणवीस को हरा देता है, जिसके वजह से इस बात का पता चलता है कि अब जो मराठा है अब लगता है कि फिर से उभर रहा है, जो कि भारत के अन्य क्षेत्रों में वो अपना कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि कुछ दिन के बाद इसकी भी डेथ हो जाती है और यहीं से ही जो मराठा साम्राज्य का पूरी तरीके से टूटने का एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। अब देखते हैं पूना शक्ति पर प्राप्ति, और जब वो इन लोगों को हरा देता है तो क्योंकि पूना पर किसका पेशवा का जो ताकत रहता है वहां पर भी वो कंट्रोल कर लेता है महादजी सिंधिया, तो और मजबूत हो जाते हैं। और कुछ दिन के बाद सिंधिया की 1794 में 1794 में उसकी डेथ हो जाती है। तो यहीं से मराठा का डिक्लाइन एक हिसाब से शुरू हो जाता है। नाना फडणवीस की लगभग 1800 में उसकी भी डेथ हो जाती है, जो कि मराठा साम्राज्य को आगे में बढ़ाने में भी इसका रोल रहा था। अब हम लोग यहां से देख ले कि मराठों का थोड़ा सा हमने देखा कि किस हिसाब से कौन कौन आया, वो कैसे कैसे टूटा। सिर्फ हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि भारत जो अंग्रेजों के टाइम में भारत की सिर्फ हम स्थिति को देख रहे हैं कि इसका अंग्रेजों की जब विजय कर रहा था तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ भारत की स्थिति को देख रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसी के क्रम में एक था जाट लोग। जाट वो लोग थे जो कि आज के टाइम में दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास में इन लोग निवास करते थे। यहीं पर ही उनकी सत्ता स्थापित थी और उनमें से था कि जाट राज्य को स्थापित करने वाले एक था चूड़ामन, दूसरा था बदन सिंह। इन दोनों ने मिलकर भरतपुर जाट राज्य का स्थापित करता है, जिसके वजह से जाट जो है अस्तित्व में थोड़ा बहुत आता है। इसमें एक सूरजमल, जो कि सूरजमल अगला शासक बनता है भरतपुर जाट राज्य का, कि जो कि जाट राज्य को बहुत ज्यादा तक विस्तार कर देता है, वहां तक कि पूरब में ईस्ट में गंगा और साउथ में चंबल नदी के बीच तक इसका इलाका रहता है। और ये जाट राज्य भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जो सूरजमल वन ऑफ द बेस्ट जो रूलर रहता है जाट का, उसकी मृत्यु 1763 में हो जाती है, जिसके वजह से जाट जो आगे जिसको बढ़ना था वहां पर भी डिक्लाइन उसका शुरू हो जाता है, पतन काल का शुरू हो जाता है। बाकी जो लोग थे आज का टाइम में, अगर हम दिल्ली, आगरा देख लें, अलीगढ़ देख लें, मथुरा देख लें, इसके आसपास और जो इसके जो वंशज रहते थे, फिर वही लूट माट करना, वैसे ही वो अपना चलाना शुरू कर दिया शासक के हिसाब से, क्योंकि लूटमाट करते थे, क्योंकि उसका नेतृत्व करने वाला कोई एक अच्छा शासक जाटों का नहीं था, जो कि यहीं तक वो सिमट कर रह गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट में से, वो है सिखिज्म के अगर बारे में मैं बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे ही क्या हुआ था कि धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक आक्रामक पंथ की रूपांतरित किया था गुरु गोविंद सिंह के टाइम पर। ये इसलिए किया गया था कि सिखिज्म को, सिख को ताकि कि बचाया जा सके और साथ में सिखिज्म को आगे बढ़ाया जा सके, इसीलिए उसने क्या किया था, एक आक्रामक पंथ की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी गुरु गोविंद के टाइम में। इसीलिए यहाँ पे है कि ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू अग्रेसिव सेक्ट टू डिफेंड रिलीजियस एंड फ्रीडम। उसके बाद होता क्या है कि 1708 में बंदा बहादुर सिंह जो है वो सिखों का नेतृत्व करता है, और साथ में ये इस हिसाब से वो पराजित हुए, हार जाते हैं और एक जो जंग में ये शहीद हो जाते हैं। 1708 बंदा बहादुर सिंह टुक द लीडरशिप ऑफ सिख, डिफीटेड एंड किल, मर जाता है। तो इन्हीं से सिख लोगों ने क्या करता है, मिसल्स या फिर संधियों का स्थापना सिख लोग करता है, कि इसके बाद सिख जो है 12 मिसलों में वो टूट जाता है, जिसके इसलिए वो करते हैं ताकि कि पंजाब को एक समृद्ध राज्य बनाया जा सके और सिखिज्म को प्रोटेक्ट या फिर उसको रक्षा प्रदान
कर सके तो 12 मिसलों में पंजाब जो है या फिर सिख टूट जाता है, जो कि इन लोग अलग अलग पंजाब में ही रूल करना शुरू कर देता है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट जो रहता है, शक्तिशाली और सुदृढ़ पंजाब को बनाने का श्रेय जो वो महाराजा रंजीत सिंह को जाता है, क्योंकि जो महाराजा रंजीत सिंह का जो पिता थे वो चकिया मिसल से बिलोंग करते थे, जिसके वजह से जो महाराजा रंजीत सिंह का भी जो कौन सा मिसल से थे, वो चकिया मिसल से थे। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसी के क्रम में क्या होता है, क्योंकि पंजाब जो एक बहुत अच्छा, यहाँ पे देखिए, क्रेडिट फॉर द एस्टेब्लिशिंग पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पंजाब वो जाता है महाराजा रंजीत सिंह को, जो कि पंजाब को एक बेहतर ढंग से वो मजबूती प्रदान करता है। इन्हीं के ही छत्र छाया में ये सारे आगे बढ़ता है। 1799 में लाहौर और 1802 में ये अमृतसर पर ये अपना प्राप्ति विजय प्राप्ति करते हैं। इससे यहाँ पे ये जीत लेते हैं, जिसके वजह से पंजाब और मजबूत हो जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि जिस टाइम पर अहमद शाह अब्दाली जब आए थे और नादिर शाह जिस वक्त दिल्ली पर आक्रमण किए थे, तो इसी के टाइम पर पंजाब जो है अपने एक पीक पर एक समृद्ध राज्य बनाने में भी सफल रहा था। लेकिन एक टाइम पर क्या होता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर सतलज से झेलम तक का इसका साम्राज्य स्थापित कर देता है, एक मजबूती प्रदान करता है सिख निजाम को महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर। लेकिन ऐसा कब होता है कि अमृतसर की संधि, याद रखना यहाँ पर कि अमृतसर की जो संधि है वो राजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में होता है। और इसी के क्रम में क्या होता है कि 1838 में ये त्रिपक्षीय संधि या फिर ट्रिपार्टाइट ट्रीटी जो होता है राजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। यही जो त्रिपक्षीय जो संधि होता है, इसमें कि अंग्रेजों को जो झेलम का जो पार्ट है, झेलम का यही बात है, झेलम का जो पार्ट है वो अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। और इसी त्रिपक्ष में इस बात का डिसाइड होता है कि अंग्रेजों को पंजाब से गुजरते हुए परमिशन देना है कि जो कि शाह शुजा को काबुल में उसको गद्दी में बैठाने के लिए अंग्रेजों को जो मदद चाहिए था शाह शुजा को, तो पंजाब से होते हुए रास्ता चाहिए अंग्रेजों के, ताकि कि वो शाह शुजा को गद्दी में बैठा सके। और इसी के क्रम में क्या होता है कि शाह शुजा से जो है महाराजा रंजीत सिंह जो है वो कोहिनूर हीरा ले लेता है, क्योंकि अहमद शाह और नादिर शाह का जो पोता रहता है शाह शुजा, तो याद रखना इस बात को, शाह शुजा ने ही कोहिनूर हीरा देता है रंजीत सिंह को, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह भी हेल्प करता है शाह शुजा को काबुल की गद्दी में बैठाने के लिए। यह बात हो जाती है। फिर एक वक्त आता है 1739 में, एक साल के बाद ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। और इन्हीं के क्रम में जो महाराजा रंजीत सिंह का जो वंशज रहते हैं और इस सिख निजाम को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, वो फिर अंग्रेजों के संरक्षण में रह जाते हैं। फिर हमने देखने की हमने कोशिश किया कि किस हिसाब से अंग्रेजों के विजय के समय में भारत की स्थिति को हमने समझने की कोशिश किया था। यह सेकंड पार्ट था, जैसे मैंने पहले बता दिया है। और फिर हमारी जो मुलाकात होती है वो अगले पार्ट में होती है। अगले चैप्टर को हम लोग आगे बेहतर ढंग से समझेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।